Hello everyone, welcome back to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिस्ट के रिस्पॉन्स के बारे में। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर आप किसी कंपनी के लिए बहुत मेहनत करो, उसके डिफ़िकल्ट टाइम में उसका सपोर्ट करो, तो बदले में आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? रिवॉर्ड, प्रमोशन या अप्रिशिएशन, है ना? एग्जैक्टली यही सोच इंडियंस की भी थी। उन्होंने ना वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटेन का सपोर्ट किया और सोचा कि अब तो ब्रिटिश हमें सेल्फ गवर्नमेंट देगा ही, है ना? लेकिन आगे क्या हुआ, वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का टर्निंग पॉइंट बन गया। सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। 1914 से लेके 1918 वॉर शुरू हुआ 28 जुलाई 1914 को। रीज़न क्या था कि ऑस्ट्रिया के जो एक रीज़न था ना, मतलब ऑस्ट्रिया के एक थे, इसका प्रोनाउंसिएशन आर्च डुके फ्रांसिस फर्डिनांड ऑफ ऑस्ट्रिया, इसका ना असैसिनेशन हो गया। धीरे धीरे पूरे यूरोप को ना कैंप्स में डिवाइड कर दिया गया और हो गए। एलीज कौन थे, एलाई कौन थे इसके? ब्रिटेन था, फ्रांस, रसिया। और सेंट्रल पावर कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड टर्की। ओके, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या इंडिया ने डिसाइड किया था कि वॉर में पार्टिसिपेट करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंडियन कॉलोनी था तो ब्रिटेन ने वॉर डिक्लेयर किया और ऑटोमेटिकली इंडिया भी उस वॉर का पार्ट बन गया। इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा वॉर में? तो बेसिकली इंडिया ने ब्रिटेन को क्या क्या दिया? अराउंड 3 लाख इंडियन सोल्जर्स एंड लेबरर्स दिए, ठीक है। मनी, फूड, ग्रेन्स, रॉ मटेरियल, वॉर लोन्स। इंडियन सोल्जर यूरोप, अफ्रीका, मिडल ईस्ट सब जगह लड़े, है ना? सोचिए, आप किसी फ्रेंड की हेल्प के लिए सब कुछ दे दो, टाइम, मनी, एफर्ट, सब कुछ। नेचुरली आप एक्सपेक्ट करोगे ना कि वो भी फ्यूचर में आपकी हेल्प करे, लेकिन इंडियंस भी ये एक्सपेक्ट किए, लेकिन ये उनको मिला नहीं। अब बात करते हैं 3 फोल्ड नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स के बारे में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि सब नेशनलिस्ट का रिएक्शन सेम नहीं था, 3 अलग अलग रिस्पॉन्स आए। सबसे पहले मॉडरेट की रिस्पॉन्स की बात करें तो मॉडरेट ने ब्रिटेन को होल हार्टेडली सपोर्ट किया। क्यों? उनका बिलीव था कि लॉयल्टी का रिवॉर्ड रिफॉर्म और सेल्फ गवर्नमेंट के फॉर्म में मिलेगा। लीडर्स इनमें थे गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड मदन मोहन मालवीय, ठीक है। उन्होंने ना कांग्रेस रिजोल्यूशन पास करके ब्रिटेन को सपोर्ट किया, ठीक है। बेसिकली उनकी स्ट्रैटेजी थी कि पहले सपोर्ट करो, बाद में राइट की डिमांड करो। उसके बाद आते हैं एक्सट्रीमिस्ट। तिलक का अप्रोच डिफरेंट था। उन्होंने कंडीशनल सपोर्ट दिया। उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन बदले में हमें जो है होम रूल चाहिए। तिलक ने वॉर की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा वॉर को, और उन्होंने सोचा कि ब्रिटेन वीक पोजीशन में है और अब पॉलिटिकल राइट डिमांड करने का परफेक्ट टाइमिंग है। और इसी पीरियड में बाद में होम रूल मूवमेंट शुरू हुआ। अब एक एग्जांपल लो, जैसे एग्ज़ाम के टाइम टीचर्स से फेवर लेने के लिए स्टूडेंट डिमांड रखते हैं, मैम हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे लेकिन एक्स्ट्रा मार्क्स भी चाहिए, है ना? तो तिलक का लॉजिक भी कुछ ऐसा ही था। रिवॉल्यूशनरीज़ की बात कर ले, थर्ड अप्रोच। रिवॉल्यूशनरी ने ना वॉर को कम्प्लीटली डिफरेंट एंगल से देखा। उन्होंने सोचा कि ब्रिटेन वॉर में बिजी है और ये रिवॉल्ट का बेस्ट टाइम है। गदर पार्टी और बर्लिन कमेटी ने आर्म्ड रिवॉल्ट प्लान किया, जर्मनी से हेल्प लेने की कोशिश की और उनका एम था ब्रिटिश रूल को ख़त्म करना। नाउ इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं। वॉर का इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडियन पॉलिटिक्स पे? तो सबसे पहला पॉलिटिकल अवेकनिंग, लोग ना पॉलिटिकली अवेयर होने लगे, नेशनल कॉन्शियसनेस बढ़ी। दूसरा, राइज ऑफ एक्सपेक्टेशंस, इंडियन सोचने लगे कि अब सेल्फ गवर्नमेंट मिलना चाहिए। इकोनॉमिक हार्डशिप भी आया, मतलब कि वॉर के कंसिक्वेंसेस, इन्फ्लेशन, हाई प्राइसेस, हेवी टैक्सेशन, शॉर्टेज ऑफ गुड्स, कॉमन पीपल सफ़र करने लगे, है ना? जैसे आज जब पेट्रोल या फूड की प्राइस बढ़ते हैं तो हर फैमिली का बजट इफेक्ट होता है ना, उस टाइम भी एग्जैक्टली यही हुआ। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म हुआ, यानी कि वॉर ने ना नेशनलिज्म को और स्ट्रॉन्ग बना दिया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के रिलेशन इम्प्रूव हुए, होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ। रेडिकलाइजेशन, यानी कि कई यंग यूथ जो थे ना इंडिया के, वो उन्हें मतलब इंडियंस को लगा कि ब्रिटिश कभी वॉलंटरली फ्रीडम तो नहीं देगा, और इसीलिए रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ और पॉपुलर होने लगे।
अब इसकी टाइमलाइन की बात करते हैं तो 1914 में वॉर स्टार्ट हुआ, 1915 में गदर एक्टिविटीज़ हुए, 1916 में होम रूल मूवमेंट लखनऊ पैक्ट हुआ, 1917 में मोंटेग्यू डिक्लेरेशन आया एंड 1918 में वर्ल्ड वॉर जो है फर्स्ट वो ख़त्म हो गया। एंड पोस्ट वॉर क्या हुआ कि डिमांड फॉर रिफॉर्म स्ट्रॉन्गर होने लग गए। लोग जो है एक्सपेक्टेड था सबको कि अरे देगा ही, है ना। तो अब इसकी बात कर लेते हैं होम रूल के बारे में, ठीक है। सबसे पहले मीनिंग को समझते हैं। सो होम रूल का मतलब क्या था? ब्रिटिश एम्पायर के अंदर रहकर अपनी गवर्नमेंट और अपना अफेयर खुद मैनेज करना। जैसे उस समय कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया भी कुछ ऐसा ही चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर ये कंट्री सेल्फ गवर्नमेंट डिज़र्व करती है तो इंडिया भी करती है, इंडिया क्यों ना करे, है ना। सो व्हाई डिड मूवमेंट स्टार्ट? ये मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुआ था, है ना, इसको समझ लेते हैं। तो पहला, डिसअपॉइंटमेंट विद ब्रिटिश पॉलिसीज़। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इंडिया ने ब्रिटेन को सपोर्ट किया, ठीक है, मतलब अपने आदमी दिए, पैसे दिए, रिसोर्सेज दिया, लेकिन रिफॉर्म्स नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो लोग को ना बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ। दूसरा, राइज ऑफ नेशनलिज्म। एजुकेशन और न्यूज़पेपर ने लोगों को पॉलिटिकली अवेयर बना दिए। अब लोग ना सिर्फ रिफॉर्म नहीं, सेल्फ गवर्नमेंट मांग रहे थे। थर्ड है इंस्पिरेशन फ्रॉम आयरलैंड। आयरलैंड में ना होम रूल मूवमेंट चल रहा था और इंडियंस ने सोचा कि अगर इरिश लोग सेल्फ गवर्नमेंट डिमांड कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। फोर्थ है फेल्योर ऑफ मॉडरेट्स। पटिशन और प्रेयर से बहुत कम रिजल्ट मिले। अब लोग ना एक्टिव पॉलिटिक्स चाहते थे। अब एग्जांपल लो, जैसे बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी ना प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो आप ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और वोकल हो जाते हो, है ना। यही इंडियंस के साथ हुआ, है ना। अब बात करते हैं रोल ऑफ तिलक एंड एनी बेसेंट के बारे में। सबसे पहले समझते हैं तिलक के बारे में, इनका क्या रोल था। तो 1914 में ना मैंडले जेल में ये वहाँ से रिलीज़ हुए। उन्होंने स्लोगन दिया कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ओके, तिलक बिलीव करते थे कि मासेस को एजुकेट और ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। एनी बेसेंट की बात करें तो ये ब्रिटिश बॉर्न लेडी थी। ये थियोसॉफिस्ट थी, एजुकेशनिस्ट थी, लेकिन दिल से इंडियन नेशनलिस्ट थी। उन्होंने ओपनली डिमांड किया इंडिया को होम रूल मिलना चाहिए। सवाल सोचिए कि एक ब्रिटिश वुमेन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट इंडिया के राइट के लिए फ़ाइट कर रही थी। कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है ये। और इसीलिए एनी बेसेंट को इंडिया में बहुत रिस्पेक्ट मिला और इंडियंस बहुत रिस्पेक्ट करते थे। सो फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग की बात करते हैं अब, ठीक है। 1916 में 2 होम रूल लीग बनी। तिलक का पुणे में एरिया था महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस, और एनी बेसेंट का ये भी बना मद्रास में, और ये एरिया था बंगाल, बिहार, यूनाइटेड प्रोविंस, उड़ीसा। एक तरह से ना दोनों ने इंडिया को डिवाइड नहीं, कवर किया, है ना। सो डिफरेंट एरियाज़ में सेम मैसेज देना, होम रूल फॉर इंडिया। ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस क्या था इसका? ऑब्जेक्टिव था सेल्फ गवर्नमेंट, पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना, पीपल को एजुकेट और ऑर्गेनाइज करना और इंडियंस को एक प्लेटफॉर्म पर लाना। सिग्निफिकेंस क्या था इसका? सिग्निफिकेंस था कि नेशनल स्पिरिट को रिवाइव करना, ठीक है। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट एक साथ आए, लखनऊ पैक्ट का एक एटमॉस्फेयर बना, फ्यूचर मास मूवमेंट के लिए ग्राउंड प्रिपेयर हुआ, है ना। अब बात करते हैं प्रोग्राम्स एंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्सेस। गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्सेस रहा, ठीक है, कि मूवमेंट कैसे चला। पब्लिक मीटिंग्स हुई, लेक्चर्स हुए, टूर्स हुए, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशंस हुए, है ना। न्यूज़पेपर की बात कर लें तो न्यूज़पेपर एंड प्रोपेगेंडा की, तो तिलक के न्यूज़पेपर थे केसरी एंड महारथा। एनी बेसेंट का था न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, ठीक है। एक एग्जांपल लो, जैसे आज ना अवेयरनेस इंस्टाग्राम और यूट्यूब से स्प्रेड होती है, उस समय ना न्यूज़पेपर और पब्लिक स्पीचेस ही सोशल मीडिया थे, है ना। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट का क्या रिस्पांस रहा। ओके, सो ब्रिटिश गवर्नमेंट नर्वस हो गई, मीटिंग रेस्ट्रिक्ट कर दिए गए, लीडर्स को मॉनिटर कर रहे थे, प्रेस रेस्ट्रिक्शन बढ़ा दिया। उसके बाद उसके साथ साथ एनी बेसेंट का अरेस्ट भी हो गया। जून 1917 में एनी बेसेंट को अरेस्ट कर लिया गया। ब्रिटिश सोच रहे थे कि मूवमेंट वीक हो जाएगा, लेकिन उल्टा क्या हुआ, ये और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो गया। पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट शुरू हो गए, मूवमेंट्स और पॉपुलर हो गया। अब आता है कि वाई डिड मूवमेंट्स डिक्लाइन? इतना था तो फिर डिक्लाइन क्यों हुआ?
क्वेश्चन है कि मूवमेंट डिक्लाइन क्यों हुआ, क्योंकि ना मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन ने रिफॉर्म की होप क्रिएट कर दी, वर्ल्ड वॉर का डेवलपमेंट है ना, ऑर्गेनाइजेशन वीक थी, सो इट कुड नॉट बिकेम अ मास मूवमेंट। लेटर इशू लाइक रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग, ये ना ओवर सैडो कर दिया है ना। अचीवमेंट एंड लिमिटेशंस की बात कर ले तो अचीवमेंट ये था कि नेशनल अवेकनिंग हुआ, डिमांड फॉर सेल्फ गवर्नमेंट स्ट्रांग हुई, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं यूनाइट हुए, नई जनरेशन ऑफ लीडर को ट्रेन किया गया। लिमिटेशन यही था कि जो मोस्टली मिडिल क्लास मूवमेंट था ये है ना, विलेज तक नहीं पहुंच पाया, लीडर्स पर ज़्यादा डिपेंडेंट थे ये लोग। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे कि ये एक्सट्रीमिस्ट का रेड मेसन के बारे में। ओके, सो इसमें क्या है कि हम लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे है ना, और मॉन्टेग्यू स्टेटमेंट ऑफ अगस्त 1917 में करेंगे। सो मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि अगर दो दोस्त सालों तक लड़ते रहें और फिर रियलाइज़ करें कि उनका कॉमन एनिमी कोई और है तो क्या होगा? ऑब्वियसली वो एक हो जाएंगे। एग्जैक्टली यही हुआ इंडियन पॉलिटिक्स में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए और इसी यूनिटी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट पर प्रेशर क्रिएट किया। तो समझते हैं, सबसे पहले रेड मिशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। सो 1907 के सूरत स्प्लिट के बाद ना कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो गए थे, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। लेकिन 1916 तक सबको समझ आ गया था कि डिवाइडेड रखकर ना ब्रिटिश से फाइट करना डिफ़िकल्ट है। इसीलिए लखनऊ सेशन में तिलक, बिपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय जैसे एक्सट्रीमिस्ट को दोबारा कांग्रेस में एडमिट कर लिया गया। सोचिए, एक एग्ज़ाम के टाइम ग्रुप प्रोजेक्ट हो और टीम के मेंबर आपस में ही लड़ते रहें, प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा? बिल्कुल नहीं। और इसीलिए नेशनल मूवमेंट में यूनिटी ज़रूरी थी। सो कांग्रेस मुस्लिम लीग रीअप्रोचमेंट की बात करते हैं। तो अब सेकेंड मेजर इवेंट था कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मिलना। पहले दोनों अलग अलग पॉलिटिक्स करते थे, लेकिन अब दोनों को रियलाइज़ हुआ कि ब्रिटिश से रिफॉर्म लेना है तो यूनाइटेड प्रोविंस मतलब प्रेशर बनाना पड़ेगा। सो मुस्लिम लीग का एटीट्यूड क्यों बदला? पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म चाहिए था। दूसरा, ब्रिटिश पॉलिसी से डिसअपॉइंट थे। तीसरा, लीडर्स लाइक मोहम्मद अली जिन्ना, मजहर उल हक कोऑपरेशन को सपोर्ट करते थे है ना। उनको लगा कि कांग्रेस के साथ मिलकर पॉलिटिकल राइट जो है ना ज़्यादा इफेक्टिवली डिमांड किए जा सकते हैं, और इसीलिए इस यूनिटी को हम कहते हैं लखनऊ पैक्ट 1916। सो लखनऊ पैक्ट के बारे में अब जान लेते हैं कि ये क्या है। तो ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट था। मेन टर्म्स क्या था? सेल्फ गवर्नमेंट का टर्म्स क्या था इस पैक्ट का? पहला, सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड। दूसरा, सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम को ये रहना चाहिए। तीसरा, मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन में वेटेज दिया जाए, फॉर एग्जांपल सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/3 सीट। ओके। फोर्थ था कि सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से सेपरेट करना। फिफ्थ था कि ज़्यादा इंडियन को एडमिनिस्ट्रेशन में लाओ। एंड दिस लास्ट था कि मुस्लिम कल्चर और राइट की प्रोटेक्शन है ना, ये था। अब आता है सिग्निफिकेंस क्या था लखनऊ पैक्ट का। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का हाई पॉइंट था ये। नेशनल मूवमेंट स्ट्रॉन्गर हुआ, कांग्रेस और लीग एक प्लेटफॉर्म पर आए। ठीक है, मुस्लिम लीग सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड पावरफुल बनी, लेकिन क्रिटिसिज्म भी था। सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट करना लेटर कम्युनल पॉलिटिक्स को इनकरेज करना था, और इसीलिए हिस्टोरियंस कहते कि शॉर्ट टर्म में बेनिफिशियल था, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह प्रॉब्लमेटिक होगा है ना। मॉन्टेग्यू स्टेटमेंट ऑफ की बात कर लेते हैं ऑफ अगस्त 1917। सो अब आते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पे। ब्रिटिश गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि इंडियन की पॉलिटिकल डिमांड को इग्नोर नहीं किया जा सकता। 20 अगस्त 1917, 20 अगस्त 1917 को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एडविन मॉन्टेग्यू ने एक हिस्टोरिक डिक्लेरेशन दी। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है कि प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का क्या मतलब है? कि गवर्नमेंट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के प्रति अकाउंटेबल हो, लेकिन ध्यान रहे कि ये ना कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं थी, सिर्फ ग्रेजुअल ट्रांसफ़र था पावर का, बस इतना ही था है ना। सवाल आता है कि अगर प्रिंसिपल कहे कि तुम्हें फ्यूचर में क्लास मॉनिटर बनाया जा सकता है, क्या इसका मतलब आज ही मॉनिटर बन गए क्या? नहीं, ये बस होप दे रहे हैं कि बन सकते हो तुम। एग्जैक्टली यही सिचुएशन थी, बस इतना समझो। तो अब इंडियन रिएक्शन क्या था इसका? इंडियन रिएक्शन क्या था? सो
मॉडरेट खुश हुए, उनको लगा कि फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ना इंडियन एस्पिरेशन को रिकॉग्नाइज कर लिया। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट और नेशनलिस्ट बोले अरे शांत बैठो, सिर्फ प्रॉमिस से कुछ नहीं होगा, टाइमलाइन बताओ तुम एग्जैक्टली कब बनाओगे, मुझे एग्जैक्ट डेट बताओ तुम। तो उन्होंने स्टेटमेंट वेग और इनसफिशिएंट लगा। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या था मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन का, कि फिर भी इसका ना इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट ऑफिशियल ब्रिटिश एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट डिमांड था, कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ, है ना, फ्यूचर रिफॉर्म का एक फाउंडेशन बना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का ना कह सकते हो रास्ता बना। इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ कौन थे इसमें, तो इसमें थे बाल गंगाधर तिलक जो स्वराज इज़ माई बर्थ राइट की स्लोगन दिए, एनी बेसेंट थी जो होम रूल लीडर थे, फिर मोहम्मद अली जिन्ना थे आर्किटेक्ट ऑफ लखनऊ पैक्ट, ओके, मजहर उल हक थे कांग्रेस लीग कोऑपरेशन सपोर्टर थे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे जो मॉडरेट नेशनलिस्ट थे। ठीक है, सो एक सेकेंड, हाँ, सो ये था। तो एक लाइन में अगर पूरे लेक्चर को याद रखना है तो हम इसको बोल सकते हैं कि लखनऊ सेशन ने इंडियन यूनिटी को स्ट्रेंथन किया और मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन ने पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट को सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड ऑफिशियली एक्सेप्ट करने पर मजबूर किया। ओके, सो क्विक रिवीजन ट्रिक, लखनऊ में लीग एंड कांग्रेस यूनिटी हुई। ठीक है, यूनिटी ऑफ मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आया, की डिमांड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट हुआ, नेशनल मूवमेंट स्ट्रेंथन हुई और 1/3 सीट मुस्लिम को देने की बात हुई और वेटेज ऑफ मुस्लिम बढ़ाया गया। ठीक है, सो फाइनल वन लाइनर फॉर एग्जाम कि द लखनऊ सेशन ऑफ 1916 represented the peak of Hindu-Muslim unity, while Montague Declaration of 1970 marked the first official British commitment toward responsible government in India. Okay, so ये था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए हैं then do subscribe to the channel. Till then keep learning. Thank you so much.